नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि ये हम जो कि विजन का टेस्ट सीरीज नंबर 6 कर रहे थे, जिसमें हमने जो कि पहला पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने जो कि 25 MCQ देखा था। ठीक है, अब हम जो कि इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें जो कि हम 26 to 50 MCQ तक देखेंगे। इस तरह से जो कि इस टेस्ट का ये आधा टेस्ट जो कि ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो कि हम अपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी इस टेस्ट सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जो भी सर एंड मैम जो कि चैनल से नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हिंदी माध्यम में कंटेंट आप देखोगे बहुत कम अवेलेबल है, जो पूरी तरह से हिंदी माध्यम में और क्वालिटी के साथ हो। क्वालिटी के साथ बहुत कम आपको कंटेंट मिलता है। तो ठीक है, कोशिश यही है कि आपके साथ आपको जो भी कंटेंट मिले पूरी क्वालिटी के साथ मिले, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, या फिर और क्या इसके साथ शुरू किया जा सकता है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी बातों को सुनना, समझना, और देखेंगे क्या उसमें पॉसिबिलिटी कुछ हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 देखो हमारा क्या कहता है, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको सुर्खियों में रहे स्थल और उसकी स्थिति बताना है। काफ़ी फेमस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा हमेशा आपको यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है करंट का। जैसे देखो हागिया सोफिया, ठीक है, ये हागिया सोफिया पूछा है क्या ये तुर्की में है। दूसरा है भाषण 4 द्वीप, क्या ये इंडोनेशिया में है। तीसरा है पशाखा, क्या ये भूटान में है। ठीक है, तो अगर देखो ये भाषण 4 द्वीप जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा, तो कभी भी न्यूज़पेपर आपने खोला होगा, आपको हफ्ते में एक बार जरूर मिला होगा ये चीज़। तो ये जो कि आपका बांग्लादेश में स्थित है, ना कि इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि जो रोहिंग्या शरणार्थी थे उनको यहाँ पे जो कि बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा था इस आइलैंड पे, और इसी वजह से ये जो कि काफ़ी चर्चा में रहता था। तो भाषण 4 आप देखोगे, अगर 2 हमारा गलत हो गया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। डी नहीं होगा हमारा, बी नहीं होगा, और ए और सी में से कोई एक होगा। और देखो ए और सी में जो कि आपको एक नंबर जो कि दोनों में मिलेगा, मतलब कि पहला वाला तो सही है। भले आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ से आपको क्लियर है कि पहला स्टेटमेंट सही है, कि जो हागिया सोफिया जो स्थल है ये आपका जो है कि टर्की में ही स्थित है। और थर्ड जो पशाखा है, जी हाँ ये भी सही है, ये आपका भूटान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो कि इंडिया और भूटान का कनेक्टिंग कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट, इसी वजह से ये जो कि चर्चे में था। तो ये देख लो, ये आपका कहाँ भूटान में स्थित है। तो पहला और तीसरा हमारा सही जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो कह रहा है, निम्न में से कौन सा नेता 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही की बात आपसे कह रहा है। तो देखो काफ़ी मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ए है विनोबा भावे, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है ब्रह्मदत्त। तो देखो जो प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह का, वो थे विनोबा भावे जी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम व्यक्तिगत सत्याग्रह हमने काफ़ी बार ऐसे सुना होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने देखा, पर व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल से, ताकि आपका जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बने ऐसे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये अगस्त प्रस्ताव जब आया था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही जा रही थी, और जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कि भारत को संविधान देने की बात कही जा रही थी, ऐसे कुछ बात हो रहा था। तो इसको जो कि अस्वीकार किया गया, और इसके जगह पर बोला गया कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, हमको जो कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। कांग्रेस ने बोला हमको जो कि अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह की बात थी। तो अब इसी के मतलब ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया। ठीक है, इसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में क्या हुआ, जब लोग मतलब ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मान रहे थे, तब महात्मा गांधी ने जो क्या किया, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करने के लिए, मतलब कि वो बताना चाहते हैं कि हम जो कि अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो भी चाहते हैं बोलना या जो भी सोचना विचारना, उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। अब देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे इसकी पुष्टि करता है, इसकी 3-4 बातें मुख्य थी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये इसका 3-4 उद्देश्य था। देखो क्या था, पहला तो इसका एम ये था कि यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी दुर्बलता का कारण नहीं। मतलब कि अगर राष्ट्रवादी जो हम लोग नेशनलिज्म शो कर रहे हैं अपना, ठीक है, अपने देश की स्वतंत्रता की बात करें, तो हम पेशेंस रखे हुए हैं, आपसे हाथापाई नहीं कर रहे हैं, इतने सालों से आपसे वेट कर रहे हैं कि आप हमको आज़ादी दीजिए। तो आप इसको हमारी दुर्बलता मत समझिए, ये हमारी दुर्बलता नहीं है, ये हमारी एक सहनशील की एक शक्ति है, जो कि हमारी जो कि ताकत है, ना कि ये कमजोरी है। ठीक है, तो इस तरह को इस चीज़ को दिखाने के लिए जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो भी था वो अहिंसक रूप में था। ठीक है, तो इसीलिए जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, गवर्नमेंट को ये दिखाना कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अगर हम चुप है तो, अगर हम आपसे हाथापाई नहीं कर रहे तो। ठीक है, पहला एक ये मकसद था। दूसरा इसमें देखो, यह भी इसका मकसद था
कि भारत के लोग जो कि युद्ध के पक्षधर नहीं है, ठीक है। जो भारत के लोग हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं, न ही वे नाजीवाद और न ही वो भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई अंतर समझते हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या वो हो रहा है, वो बता रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको शांति प्रिय तरीके से हमें आप आज़ादी दे दीजिए, ठीक है। एक इसका ये भी एम था। और देखो जो इसकी जो अगली बात कही जाती है कि कांग्रेस की जो मांगे थी उसको शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और अवसर देना, ठीक है, कि चलिए हम आपको एक और अवसर देते हैं, आप हमारी बात को मान लीजिए, आराम से बैठ कर बातचीत करते हैं, जो हमारी डिमांड है आप उसको पूरा कीजिए, ठीक है। हम कोई वायलेंस वगैरह नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ या दंगे फसाद हो, ठीक है, इस तरह की बात नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इन सब चीज़ों के लिए लाया गया था। तो प्रथम सत्याग्रह करने का मतलब कि इसको जो सबसे पहले किसने शुरू किया था, इसमें यही था कि इसमें क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या करना था। जैसे विनोबा भावे जी थे पहले थे, दूसरे जो कि जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसमें क्या गया था, इसमें देखो जो इसका केंद्र बिंदु था वो अहिंसा था, जिसे केवल सत्याग्रहियों का चयन करके ही समाप्त किया जाता था। इसमें देखो आचार्य विनोबा भावे जी जो बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जो कि तीसरे सत्याग्रही बने थे, ठीक है। इसमें अब इसके बाद क्या किया गया, इसमें जो कि जब ये सत्याग्रह आंदोलन चला, इसमें ये तय हुआ था कि लोग जो कि गांव से पैदल चलेंगे दिल्ली की ओर, ठीक है, पैदल ही दिल्ली की ओर चलेंगे और दिल्ली पर जाकर रुकेंगे, वहाँ पर अपने मांग की बात करेंगे। तो ये एक तरह से दिल्ली चलो आंदोलन का भी व्यक्त करता था, ठीक है, इस तरह की बात थी। अब इसमें क्या बोला कि जब ऐसा ये आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेज घबरा गए और अंग्रेजों ने क्या किया, इस तरह से 25,000 सत्याग्रही जो थे, मतलब इस तरह का जो आंदोलन करने वाले थे लोग, इसमें जो 25,000 बड़े नेता थे, लीडर टाइप के लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये समाप्त हो जाए। तो आज हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह को काफ़ी डिटेल से समझा। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका तो सही ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें आपसे, देखो करंट का न्यूज़ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। निम्न में से कौन सा देश प्राय सुर्खियों में रहे चतुर्भुज सुरक्षा सम्मान यानी क्वाड के सदस्य, आपको बताना क्वाड के सदस्य कौन है इसमें, ठीक है। 1 है भारत, 2 है जापान, 3 है रूस, 4 है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखो क्वाड जो ग्रुप है ना उसमें इंडिया है, ये बात सही है, जापान भी है, ये भी सही है, अमेरिका भी, ये भी सही है। थर्ड जो कि रूस नहीं है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो 1, 2, 4 हमारा सही जाता है, ऑप्शन नहीं इसका सही जगह। देखो क्वाड जो कि जापान का इनिशिएटिव था, जापान 2007 में जो कि क्वाड ग्रुप बनाना चाहता था, किसके लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, ठीक है, कि चाइना का जो हिंद महासागर क्षेत्र में या एशिया के क्षेत्र में जो प्रभाव बढ़ रहा है, वर्चस्व बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए। तो कुछ इस तरह की बातें थी, आप ध्यान रखिए कौन कौन इसके मेंबर, जैसे लास्ट ईयर जो कि आसियान कंट्री से संबंधित मेंबर पूछ लिया था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। वो एक आर्टिकल दिया गया है और पूछा ये आर्टिकल किस एक्ट से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपको बताता है भारत परिषद अधिनियम 1909 से, सेकंड बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 से, थर्ड बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 से, फोर्थ बोलता है भारत परिषद अधिनियम 1861 से। तो कुछ इस तरह की बात करें, देखते क्या आर्टिकल में लिखा गया है। राष्ट्रवादी इस अधिनियम से पूर्णतः असंतुष्ट थे, ठीक है। पहले आपको हिंट दे दिया गया कि यह जो एक्ट आया था इससे जो नेशनलिज्म वाले लोग थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका मत था जैसे इसमें उनकी मांगों का उपहास किया गया हो। अब उन्होंने बजट और सार्वजनिक वित्त पर मताधिकार के साथ गैर सरकारी निवासी सदस्यों के बहुमत की मांग की है। मतलब देखो अब यहाँ कहाँ मेन पॉइंट एक बता रहा है, बजट और सार्वजनिक वित्त पर मताधिकार के साथ गैर सरकारी निवासी सदस्यों के बहुमत की मांग की है, ठीक है। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा दिया। तो देखो काफ़ी ज़्यादा आपको हिंट मिल गया है। अगर आप देखो बजट की बात आती है तो इस तरह का बजट वाले बात आप समझो कौन से एक्ट से संबंधित था, तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित है, आपको ये याद होगा। तो ये उसका जो कि एक बड़ा फेमस था कि उन्होंने स्लोगन दिया था प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, ठीक है। इस तरह का इसमें जो कि स्लोगन दिया था और जो राष्ट्रवादी थे इस एक्ट से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, करंट का क्वेश्चन है आपका। सरकार द्वारा हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। प्रज्ञाता एक पोर्टल है या कुछ भी कह लो है, बताना आपको किसके संबंधित ये दिशा निर्देश जारी करता है। ऑप्शन कह रहा है डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में, बी कह रहा है साइबर हमलों की रोकथाम करने में, सी कह रहा है विदेशी फंडिंग को विनियमित करने में, डी कह रहा है स्टार्टअप से संबंधित, ठीक है, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में। तो ये देखो जो आपका आया है ये प्रज्ञाता, ये जो कि आपका देखो ऑप्शन ए सही है,
डिजिटल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में ये जो कि दिशा निर्देश जारी करता है। इसको जो कि HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जो कि लाया गया था, ठीक है। कोविड-19 के समय देखोगे काफ़ी विद्यालयों को बंद किया गया था और जिससे देखोगे देश के लगभग 240 मिलियन बच्चे जो कि शिक्षा से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। मतलब उनका शिक्षा जो कि अच्छे स्तर पर नहीं हो पाया था, ठीक है। ये क्या करेगा, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक ये जो पोर्टल पर गया था, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए जो कि ऑनलाइन जो कि उनको जो कि दिशा निर्देश देगा, स्कूलों को देगा कि कैसे उनकी शिक्षा को पूर्ण की जाए, जो छूटी हुई है, जो नुकसान हुआ है उसकी कैसे पूर्ति की जाए और उनको ये ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा कैसे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइन ये जारी करता है प्रज्ञाता। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, ओके। सेकंड कह रहा है फैजपुर अधिवेशन 1936-37 AIKS यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रभाव में किसी गांव में आयोजित किया जाने वाला प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखो 31 का जो ये पहला स्टेटमेंट है आपका कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जी नहीं, गलत है। इसकी स्थापना 1936 में जरूर हुई थी, पर इसकी जो अध्यक्षता है ना वो जो कि आपका स्वामी सहजानंद जी थे, उन्होंने की थी 1936 में। किसने की थी? स्वामी सहजानंद जी थे, उन्होंने जो कि इसकी अध्यक्षता की थी। जो कि स्वामी सहजानंद जो कि आप देखोगे बिहार के प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, उन्होंने जो कि इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका एक जो कि वो भी थे महासचिव भी थे उस टाइम, वो कौन थे? जी रंगा, ठीक है, NG रंगा थे, NG रंगा जी थे इसके महासचिव थे। और जबकि इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद थे। तो ये आप ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कौन जो कि इसमें आए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे हमने देखने को हमको मिलता है। अब देखो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना बम्बई में, ऑल इंडिया किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, इसको जो कि अध्यक्षता तो उन्होंने की, पर इसका संबोधन जो कि मतलब इसकी शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसको संबोधित करते हुए इसको शुरू किया था, ठीक है। अब ये जो ऑल इंडिया किसान सभा था, इसने क्या किया था? इसने जो कि किसान घोषणा पत्र भी जारी किया था तथा इंदुलाल याग्निक द्वारा संपादित एक जो कि बुलेटिन भी प्रकाशित होती थी। बुलेटिन मतलब कुछ साप्ताहिक या मंथली कह लो पेपर आता था जिसमें जो कि किसान संबंधी सब कुछ बातें होती थी। कि कौन इसको जारी करता था? इंदुलाल याग्निक। ये भी ध्यान रखना आप, इंदुलाल याग्निक जो कि इसको जारी करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता था? यही होता था इसमें, ये बात होती थी कि जिसमें देखो जो बनाई गया था बुलेटिन, उसमें क्या बातें होती थी कि भू राजस्व या किराया जो बढ़ोतरी है उसमें कटौती की जाए, ऋण की माफ़ी की जाए किसानों के, सामंतिक कराधान जो होता है मतलब सामंत जो शोषणकारी कर अर्पित करते हैं उसका उन्मूलन किया जाए, और काश्तकारों के संबंध में जो कि सुरक्षा का प्रावधान किया जाए, खेतिहर मजदूर के निर्वाह मजदूरी मिले उसको, ठीक है, किसान यूनियनों जो किसान यूनियन है उसको मान्यता मिले। तो इस तरह की कुछ इसकी बातें होती थी। तो चलो आपको समझ में आ गया कि क्या था ऑल इंडिया किसान सभा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही है कि हाँ इसकी प्रभाव में जो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि किसी गांव में हुआ था, फैजपुर में हुआ था, ठीक है। जो केवल बी वाला ऑप्शन सही होता है, केवल 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। जो क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें? हाल ही में आरंभ की गई एक्सीलरेट विज्ञान योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है इसका उद्देश्य ही बता दे रहा है कि जो एक्सीलरेट विज्ञान योजना इसका एम क्या है? विद्वानों और छात्रों, ठीक है, विद्वान जो हैं और जो छात्र हैं उनके द्वारा उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एकल मंच का निर्माण करना। कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपका एक्सीलरेट विज्ञान योजना है ये एक मंच का काम करता है, किसके लिए? विद्वानों और छात्रों के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, दूसरा का यह नीति आयोग की एक पहल है। देखो 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है सही कौन सा है, केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य जो बता रहा है एक्सीलरेट विज्ञान योजना, बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसका यही उद्देश्य है कि विद्वान और जो छात्र हैं उनको जो उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान है उनमें जो कि दोनों को एक साथ लाने के लिए एक मंच देना। और इसको जो कि नीति आयोग द्वारा नहीं जारी किया गया है, इसको जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में एक आपका संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी है, सर्ब है, ठीक है, सर्ब, जिसको आप कह लो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, उसने जो कि इसको आरंभ किया गया, जो कि आपका साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? एक्सीलरेट विज्ञान योजना को सर्ब ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने। तो आप देख लो आपका क्या ऑप्शन ए केवल से एक सही रहता है, 2 वाला आपका ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 देखो काफ़ी फेमस जो कि एक हिस्ट्री का एक वाकया है, पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बात कर रहा है। देखो पहले उसके उद्देश्य की बात कर रहा है, क्या ये इसका उद्देश्य आप बताइए। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार रोकने के लिए सरकार को अवांछनीय और विध्वंसकारी विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करना था। मतलब ये जो बिल लाया जा रहा था, इसका मकसद यही था जो विदेशी नागरिक है जो कि समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को भारत में फैलाने आए हैं, उनको जो कि अपने भारत से जो कि बाहर निकालना था। ओके, ये इसका एम बता रहा है। क्या ये सही है? आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड बोला है इस बिल का विधान परिषद में स्वराज्यवादियों द्वारा विरोध किंतु पूंजीपतियों तथा उदारवादियों द्वारा समर्थन किया गया था। देखो अक्सर ये दिखाया जाता है जहाँ पूंजीपति या पूंजीवाद और साम्यवाद में विरोध, मतलब कि दुश्मनी एक तरह से होती है। मतलब जो पूंजीवाद चाहता है वो साम्यवाद नहीं चाहता है, इस तरह की बात होती है। तो हो सकता है कई सारे साम्यवाद की जो बातें हैं वो पूंजीवाद उसको नकार दे, या फिर पूंजीवाद की जो बातें वो साम्यवाद नकार दे। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट इसी आधार पे बोला जा रहा है कि जो मतलब स्वराजवादियों ने तो इसको एक्सेप्ट किया, पर जो पूंजीपति लोग थे या उदारवादी थे उन्होंने इसका समर्थन किया गया था। एक सेकेंड, हाँ उल्टा हो गया, इसको समझते। सेकेंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ते। यहाँ पे बोला जो स्वराजवादी थे वो जो कि इस बिल का विरोध कर रहे थे, जबकि पूंजीपति लोग और उदारवादी लोग जो कि इस बिल का समर्थन कर रहे थे। तो आपको बता रहे क्या ये सही है? तो देखो पहला स्टेटमेंट जो बोला है पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में, ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसका यही उद्देश्य था कि समाजवादी और साम्यवादी जो विचारधारा के लोग, विदेशी लोग हैं जो भारत में आकर इससे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनको जो कि बाहर निकालना था इन लोगों को। और दूसरा ये जो कह रहा है कि स्वराजवादियों द्वारा इसका विरोध किया गया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वराजवादियों ने इसको सपोर्ट किया, पूंजीपतियों ने भी इसको सपोर्ट किया। तो इस आधार पर आप देखोगे तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो कि इसमें हाफ स्टेटमेंट गलत है, हाफ सही है, तो फिर भी इसको हम गलत ही मानेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, केवल एक। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? ओके, जी.के. गोखले जी, जी.बी. जोशी जी, सैयद अहमद खान जी। देखो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको साफ साफ समझ जाएगा कि जो सैयद अहमद खान थे वो अंग्रेज़ों के तो हिमायती थे, आलोचक तो थे नहीं। तो वो आर्थिक आलोचक कहाँ हो सकते हैं? ये तो धार्मिक सामाजिक सुधार की बात करते थे, पर जो अंग्रेज़ों की शिक्षा है उस आधार पे, जो अंग्रेज़ों के तर्कवाद है उस आधार पे, ठीक है, ये जो कि अपने इस्लाम धर्म में सुधार की बात करते थे। तो ये तो नहीं हो सकते। तो आप 3 नंबर एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बचा, गोपाल कृष्ण गोखले और जी.बी. जोशी। जी हाँ, ये दोनों सही है। दोनों जो है कि आप जो उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचना करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जाएगा। थोड़ा सा गोपाल कृष्ण गोखले और जी.बी. जोशी के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। जस्टिस राणाडे और जी.बी. जोशी द्वारा उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको जो कि जस्टिस राणाडे और जी.बी. जोशी ने इनको जो कि अर्थव्यवस्था के संबंध में इनको जो कि प्रशिक्षित किया था। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये जो कि अपने बजट संबंधी जो भाषण थे उसके लिए काफ़ी फेमस थे। मतलब ये बजट पे जोरदार भाषण देते थे, अंग्रेज़ों की खूब खिंचाई करते थे, उनकी सारी पोल पट्टी खोल देते थे, भारतीय जनता के सामने लाते थे। तो इसके लिए काफ़ी फेमस थे, ठीक है। और ये जो देखो हमारे जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं उनके जो कि राजनीतिक गुरु भी माने जाते थे, मतलब ये महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब जी.बी. जोशी के बारे में आते हैं। जी.बी. जोशी को लोग प्यार से मतलब काका करके संबोधित करते थे। हो सकता है कल को स्टेटमेंट में आ जाए कि इनको लोग काका कहते थे। अब पता ना होगा कि और 2-3 बातें होंगी उसमें पूछेगा कि और ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो इनको जो कि काका नाम से लोग संबोधित करते थे। ये वकील थे, समाज सुधारक थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अब पुणे में जो सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी इसमें इनका काफ़ी अहम रोल रहा है, ठीक है। जी.बी. जोशी ने जो कि राणाडे के साथ मिलकर प्रबुद्ध वर्ग के मध्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्याओं और आर्थिक विकास के मुद्दे को पर जो कि आरंभिक जनमत तैयार किया, मतलब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, बताया कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेज निचोड़ रहे हैं, ठीक है। और जबकि जो सैयद अहमद खान हैं ये देखो क्या करते थे, इन्होंने जो कि विक्टोरिया स्कूल, गुलशन स्कूल और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, साथ ही साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था ये दक्षिण एशिया में प्रथम मुस्लिम विश्वविद्यालय था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सैयद अहमद थे इन्होंने कई बार जो है कि मुसलमानों से वफादारी के साथ ब्रिटिश राज की सेवा करने की मांग की तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने काफ़ी बार आलोचना भी की है। तो देखो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ही होगा,
ठीक है। हम काफ़ी डिटेल से सब चीज़ को देखें, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप बेहतर होगा अगर डिटेल से किसी चीज़ को समझोगे तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, आपको सही टाइमलाइन में लगाना है। पहला बोला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना और प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी स्वराज्य दिवस मनाया जाना, ठीक है, ये कब कब हुआ है। तो देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखोगे तो ये आपका सितंबर टू दिसंबर 1931 में हुआ था, और जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो था ये आपका 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही हुआ था, जो इसी समय जो कि हमने आज़ादी की घोषणा की थी, और उसी के उपलक्ष्य में जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसी डेट को मनाते हैं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जो स्थापना था ये जो कि आपका 1936 में आया था। तो अब इस 3 टाइमलाइन के आधार पे आप लगा लो। तो देखो पहले कौन आया, पहले ये 3 नंबर वाला है, तो 3 नंबर जहाँ पहले नहीं वो काट दो, तो हमारा ए और बी कटेगा, सी और डी में से देखो फिर दूसरा, फिर 3 के बाद कौन आया, एक आएगा, 3 के बाद एक कहाँ मिला है हमको, ऑप्शन सी में मिला है, मतलब 3, 1, 2 ये हमारा सही हो जाएगा इसका टाइमलाइन, ठीक है। चलो जो ये आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है ये स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, ठीक है, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह कह सकते हो, यह संस्थागत ढांचा था छात्रों के लिए, ठीक है। तो ये 1936 में आया था। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो कह रहा है निम्न में से कौन से भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। आपने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्ट, तो आपको पता है इनमें से कौन जो कि महलवाड़ी से संबंधित है। पहला है हॉल्ट मैकेंजी, सेकेंड है रॉबर्ट मंटिसबर्ग, थर्ड है फ्रांसिस हेस्टिंग, ठीक है, ये 3 लोगों का नाम दिया है, आपको बताना है कौन कौन जो कि इससे संबंधित है। देखो ऑप्शन है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3 यानी सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सभी, ये तीनों लोग जो कि आपका महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। महलवाड़ी बंदोबस्त को थोड़ा सा पढ़ते समझते क्या है ये। महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था, महल किसको बोला जाता, पूरे गाँव को जो कि महल बोला जाता था, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता था, जो कर लेते थे अंग्रेज वो डायरेक्ट गाँव से ही लेते थे, मतलब गाँव का एक मुखिया होगा, ये मुखिया क्या करेगा, सभी जो गाँव में जितने भी जितना खेत आता था उस आधार पर जो कि मुखिया से जो कि कर लेता था। मुखिया जो कि सभी गांव वालों के पास जाता था, उनके खेतों के हिसाब से उनसे कर लेता था, और सारा कर इकट्ठा करके जो कि किसको दे देता था, आपको अंग्रेज़ों को जो कि दे देता था। तो इस तरह से देखोगे गांव मतलब डायरेक्ट जो कि अंग्रेज़ों को कर दे रहा है, इसमें जो कि कोई बिचौलिया नहीं था, ठीक है। तो ये महल का मतलब गाँव होता है, आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा लेंगे। और इसमें क्या था, ये देखो इसमें जो कि यह जो लगाया गया था, ये जो लगाया तय हुआ था कि देना है, ये 30 वर्षों के लिए था, ठीक है, मतलब 30 वर्षों के बाद इसमें संशोधन होगा और देखा जाएगा कि 30 वर्षों बाद इसमें और 30 वर्ष भी, और कहीं कुछ क्षेत्रों में 20 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसकी जो शुरुआत देखोगे आपका फ्रांसिस हेस्टिंग और रॉबर्ट मंटिसबर्ग ने ही किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने इसको इंडिया में जो कि लागू किया था। अब इंडिया में ये कहाँ लागू हुआ था, आपका महलवाड़ी व्यवस्था देखोगे तो पंजाब में हुआ था, अवध में हुआ था, आगरा प्रांत में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इसका जो कि बात इसके बारे में हमने देखा और समझा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जैसा कि पहले हमने बताया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बात कर रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में आपसे बातें कर रहा है। तो यहाँ पे नेता दिया गया है, कुछ नेता के नाम दिए गए, आपको विद्रोह का केंद्र स्थान बताना है, ठीक है। तो बोला नाना साहब कानपुर से संबंधित थे, खान बहादुर फैजाबाद से संबंधित थे, कुंवर सिंह जो कि बिहार से संबंधित थे, ठीक है, बेगम हजरत महल जो कि आपका लखनऊ से संबंधित थे। ये देखो 4 बातें आपको बता रहे कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखो पहला जो नाना साहब कानपुर, जी हाँ बिल्कुल सही है ये, और कुंवर सिंह बिहार, ये देखो दोनों काफ़ी फेमस है। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये आप तीनों जानते हो, काफ़ी फेमस है, आपको ये हमेशा याद रहता है, आपके टिप पे रहता है। तो आप इस हिसाब से देखो आंसर एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर हमको 2 नहीं पता है तो 1, 3, 4 हमको पता है सही, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और थर्ड और लास्ट ऑप्शन 4th है। तो हम अभी भी 2 ऑप्शन में फंस गए, ए और डी में। तो देखो जो खान बहादुर थे वो फैजाबाद से नहीं थे, ये आपके जो कि बरेली से संबंधित रखते थे, ठीक है। तो आप एक बार 1857 की क्रांति को डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो कि लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो हो सकता है कि अब क्वेश्चन आने की संभावना इसमें से होगी। तो आप इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। खान बहादुर कहाँ से थे, आपके बरेली से थे, ना कि फैजाबाद से। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है 1, 3, 4। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 करंट का क्वेश्चन है।
हाल ही में शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा निम्न में से किसके साथ मिलकर प्रकाशित की गई है। मतलब एक रिपोर्ट है जिसको यूएनईपी ने जारी किया है पर किसी के साथ मिलकर जारी किया है। तो आपको बताना ये जो रिपोर्ट है शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण, ठीक है, ये किसके साथ जो कि मिलकर यूएनईपी ने इसको जारी किया है। तो देखो जो ये आपका रिपोर्ट है इसको जो है कि आपका ऑप्शन सी देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर जारी किया है। इस रिपोर्ट का देखो शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण को इंग्लिश में क्या नाम है इसका, इंग्लिश नाम पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही लगता है, हिंदी थोड़ा सा अटपटा इसका लग रहा है पता नहीं क्यों। कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट इसका नाम है, ठीक है। हो सकता है आपको हिंदी नाम न दे के अंग्रेजी नाम ही हिंदी में अनुवाद कर दे कि कूलिंग, ये भी ध्यान रखना, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो कि आपका यूएनईपी और आईईए मिलकर जारी करते हैं। तो देखो ये क्या बता रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आधार पर देखोगे तो 2017 के स्तर पर देखोगे तो अभी तक जो कि 90% जो कि ऊर्जा उत्सर्जन की वृद्धि की मांग देखी गई है, ठीक है, 2017 के आधार पर देखोगे तो। और इसमें देखो ये बोला कि 2050 तक जो है कि नए जो कि शीतलन उपकरण मतलब कि जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, जो मतलब आपको ठंडा प्रोवाइड कराता है, कोई चीज़ कूलिंग करता है, तो वो ऐसे उपकरण जो कि 2050 तक जो कि 10 बिलियन बढ़ जाएंगे। अभी कितना है प्रेजेंट टाइम में 3.7 बिलियन ऐसे उपकरण यूज हो रहे हैं और तब तक जो अभी देखो पिछले 30 साल में महज जो कि इसकी संख्या लगभग आपको कितनी बढ़ रही है, लगभग 7 बिलियन के आसपास बढ़ जा रही है, ठीक है। तो काफ़ी खतरनाक है क्योंकि इससे जो कि हार्मफुल गैसेज निकलती है। कौन कौन से गैसेज, जैसे आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CO2 गैस, ब्लैक कार्बन, तो ये सब चीज़ें जो कि गैसेज जो कि वातावरण में जो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है। इस तरह से ये जो कि काफ़ी नुकसान साबित हो सकता है, इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 देखो ये भी करंट का क्वेश्चन है। मनोदर्पण जो कि सरकार का एक इनिशिएटिव, आपको बताना इसका उद्देश्य क्या है। देखो ये कह रहा है महिलाओं के लिए साइबर बुलिंग के विरुद्ध वास्तविक समय में शिकायत दर्ज कराने के लिए मंच प्रदान करना, ओके। सेकंड कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कैदियों को परामर्श सहायता प्रदान करना, ओके। सी कह रहा है असेवित और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास में तीव्रता लाना, ओके। डी कह रहा है छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कुशलता हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। तो जो देखो जो मनोदर्पण लाया गया है ना गवर्नमेंट द्वारा, ये ऑप्शन डी सही है कि छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कुशलता हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना। देखो कोविड-19 का टाइम चल रहा था, छात्र काफ़ी जो कि डिजिटल शिक्षा ठीक से मिल नहीं रही थी, तो काफ़ी स्ट्रेस हो गए, काफ़ी लोगों की शिक्षा जो कि छूट गई। तो मानसिक तनाव जो छात्रों में होता है उनको समझने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको ना हो, कई सारी ये पोर्टल पर जो कई सारे आपको ऑडियो वीडियो विजुअल दिए गए, पोस्टर लगाए गए, पोस्टर अपलोड किए गए, जिसको देख के ऑडियो भी है यहाँ पे अपलोडेड, जिसको सुन के देख के आपको आपकी जो कि मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा कम होगा, आपको एक थोड़ा सा बेटर फीलिंग होगी जो छात्र वगैरह हैं उनके लिए ही है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, संगठन दिया है, संस्थापक दिया है, ठीक है। तो बोला क्या, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें। तो देखो बोला साइंटिफिक सोसाइटी, क्या ये सैयद अहमद खान द्वारा किया गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। मद्रास महाजन सभा, क्या ये सुब्रमण्यम शिव द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, आपको सही आंसर बताना, सही पूछा है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है सभी। तो देखो जो पहला है साइंटिफिक सोसाइटी, अभी हमने पढ़ा सैयद अहमद खान का, तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो कि दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, ये भी बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। अब रही बात मद्रास महाजन सभा, तो सुब्रमण्यम शिव नहीं है इसमें, ठीक है। सुब्रमण्यम शिव जो कि एक लेखक थे, दार्शनिक थे, तो पर जो कि इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की, इसकी जो स्थापना की वो सुब्रमण्यम शिव नहीं, सुब्रमण्यम अय्यर जी ने की थी, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर थे, रामास्वामी मुदालियर थे, आनंद चालू थे, पी रंगैया नायडू थे, इन लोगों ने मिलकर जो कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की है, ना कि सुब्रमण्यम शिव, सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये ध्यान रखना, काफ़ी यहाँ पे जो कि वर्ड प्ले किया गया आपके साथ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इसको सही टिक करके आओगे। खैर, तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 और 2। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 1930 के दशक में कर्षक संघम निम्न में से किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सुविदित
था। ठीक है, कर्षक संगम के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो देखो ये आपको ऑप्शन जो है मालाबार क्षेत्र, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मैसूर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मालाबार क्षेत्र होगा। ये जो केरल का मालाबार क्षेत्र था वहाँ पे जो कि किसान का एक संघ था जिसको क्या कहते थे, कर्षक संगम। कर्षक मतलब किसान होता है, यानी किसानों का एक संघ बना था, इसी को कर्षक संगम कहा जाता था। इसमें देखो जो कि अखिल मालाबार कर्षक संगम जो आयोजित किया गया था, इसको जो मुख्य रूप से इसमें जो व्यक्ति शामिल थे उनका क्या नाम था, रामचंद्र नेड्डू मगड़ी। ठीक है, रामचंद्र नेड्डू मगड़ी जो कि इसके प्रमुख, इन्होंने मतलब इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने जो कि इनकी क्या मांग थी, जो काश्तकारी अधिनियम है ना, मतलब जो काश्तकार किसान हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उनको सही वेतन दी जाए, इस मतलब उनका जो रोज मतलब मेहनताना है वो उनको पूरा मिले, इस तरह की कुछ इनकी मांगे थी। इन्होंने इस तरह से अपनी कुछ मांगों का रखा था, और जो किसी संबंधित समस्या है उसका समाधान हो। तो ये कहाँ से संबंधित है, आपका ऑप्शन है मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है, वर्ष 1925 में स्थापित लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम अंसारी। ये देखो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन शायद ही यूपीएससी पूछता है। अगर यूपीएससी पूछता भी है तो बहुत जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो काफ़ी मतलब फेमस होता है हिस्ट्री में, उसके बारे में पूछता है। तो ये खैर टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो बी कह रहा है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है बी कृष्णा पिल्लई, ई एम और नंबूदरीपाद और केसी जॉर्ज। ठीक है, सी कह रहा है मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार। डी कह रहा है आपसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और लाला लाजपत राय। तो देखो जो लेबर स्वराज पार्टी थी, इसकी लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके संस्थापक जो कि ऑप्शन सी सही है, मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम और हेमंत कुमार सरकार। इन्होंने जो कि 1925 में इसकी स्थापना की थी। अब ये क्या था, इसमें जो कि सभी जो कि साम्यवादी दल जो कि इसके सदस्य थे, साम्यवादी दल के जितने मेंबर होते थे वो सभी जो कि इससे जुड़े हुए थे। इसने देखो क्या किया, इसने जो कि 1926 के अंत में ये जो संस्था थी लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में ये स्थापित हुआ था। तो 1926 के अंत में क्या हुआ, इसने बॉम्बे में एक और जो कि एक पंजाब में अपनी ब्रांच खोली। जो बॉम्बे में ब्रांच खोली उसका नाम था कांग्रेस लेबर पार्टी, और पंजाब में जो ब्रांच खोली थी उसका नाम था कीर्ति किसान पार्टी। ठीक है, कीर्ति किसान पार्टी और कांग्रेस लेबर पार्टी, इसका गठन किया था। मद्रास में भी इन्होंने जो कि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का कार्य संचालन किया था। फिर बाद में 1928 में क्या कि इन सभी जो 2-3-4 इनकी ब्रांच थे, इन सबको संगठित करके एक बड़ा जो कि संगठन बनाया, जिसका क्या नाम था आपका वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ठीक है, WPP, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ये वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी कुछ और नहीं, यही जो आपका लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके जो विभिन्न ब्रांच है उन्हीं का पूरा सम्मिलित रूप में एक संगठन था। ठीक है, तो हो सकता है कल को आपको वर्कर्स एंड पीपल्स पार्टी या WPP के बारे में भी आ जाए क्वेश्चन, तो आप घबराइए नहीं, ये इसी से संबंधित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है, विचार करना आपको, इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ओके। सेकंड कह रहा है इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। ओके। थर्ड कह रहा है इस अधिनियम द्वारा सृजित भारत सचिव सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, मतलब इसमें बोला कि एक भारत सचिव का पद जो कि शुरू किया गया था, जो कि सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 1858 का एक्ट, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो देखो अगर हमको ये नहीं पता कि एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इसी एक्ट को कहते हैं, तो चलो इसको भी छोड़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। सेकंड जो कह रहा है इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दिया। जी नहीं, इस अधिनियम के तहत तो जो गवर्नर था अब उसी को जो कि वायसराय का नाम दे दिया गया था। तो वायसराय का पद समाप्त नहीं हुआ था, वायसराय का नाम शुरू कर दिया था, जो गवर्नर था उसी को। ठीक है, तो हमारा 2 वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड बोला इस अधिनियम द्वारा सृजित भारत सचिव सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो ब्रिटिश संसद में MP होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं में से किसी एक को जो कि भारत का सचिव चुना जाता था, और वो सीधा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो देखो हमारा 2 गलत है, 3 सही है। इस आधार पर क्या हम अपने आंसर पहुँच सकते हैं। 2 गलत है, जहाँ 2 है वो हटा दो,
और देखो 3 सही है तो 1 और 3, मतलब हम सीधे सीधे अपने आंसर पे पहुंच गए अगर हमको पहला स्टेटमेंट भी नहीं पता है। तो ये भी सही है। जो 1858 का एक्ट था, इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते रहिए, आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे इजीली एलिमिनेशन मेथड की सहायता से, अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है तो भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये भी करंट का आपका क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा में ये वह व्यक्ति सम्मिलित है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वस्तु प्राप्त करता है। मतलब किसी वस्तु को पुनः फिर से बेचा जहाँ जा रहा है वहाँ पे वो जो कि उपभोक्ता के रूप में परिभाषित है। ओके, सेकेंड कह रहा है कि यह उत्पाद दायित्व का प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत उत्पाद के विनिर्माता या सेवा प्रदाता को उपभोक्ता को त्रुटिपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति करनी होती है। ओके, थर्ड कह रहा है, यह अधिनियम पक्षकारों के मध्य विवाद समाधान के तंत्र के रूप में मध्यस्थता को समाप्त करता है। ओके, ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जो कि केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 2, डी है 1 और 2। तो देखो इसको ध्यान से देखोगे ना, तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें जो कि व्यक्ति को पुनर्विक्रय के लिए जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित है उसको भी उपभोक्ता के रूप में परिभाषित किया गया, तो ये गलत है। इसमें जो कि किसी सेकेंड हैंड जो सामान बिक रहा है, ठीक है, तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो सेकेंड हैंड सामान कोई अगर व्यक्ति बेच रहा है तो उसके संरक्षण से संबंधित ये प्रावधान नहीं करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत जाता है। सेकेंड क्या बोल रहा है कि यह उत्पाद दायित्व का प्रावधान करता है जिसके अंतर्गत उत्पाद के विनिर्माता या सेवा प्रदाता को उपभोक्ता की त्रुटिपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवा के कारण होने वाली क्षति। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कोई मान लो दुकानदार है जिसने जो कि अपने सामान को जो कि किसी ग्राहक को दिया है, अब वो जो कि सामान जो कि टूटी फूटी निकल गई या उससे जो कि कुछ गड़बड़े हो गई, तो जो कि दुकानदार जो कि जवाबदेह है, मतलब वो जो कि ग्राहक को जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई करेगा। चाहे वो आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदो, चाहे दुकान से जाके खरीदो, अगर आपने कुछ खरीदा है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो आपको जो कि उसका मतलब उसका मालिक है वो जो कि उसको हर्जाना भरेगा ग्राहक को। ठीक है, तो 2 वाला सही है, पहला गलत है हमारा। थर्ड देखो, यह अधिनियम पक्षकारों के मध्य विवाद समाधान के तंत्र के रूप में मध्यस्थता का समाधान, जी नहीं, ये जो कि मध्यस्थता का भी प्रावधान करता है कि अगर आप आपस में सेटलमेंट कर लो तो हमारे तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हो। तो थर्ड वाला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो देखो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही होता है, केवल 2। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो 45 क्या कर रहा है, सॉरी 44, हाँ 44 हो गया था, 45 की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन नंबर है, वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस यानी वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस की बात करें के संदर्भ में निम्न कथनों को पूछा है। देखो जो वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है कि जो वायरस है ना, उसमें हम उसी को जो है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके, मतलब उसमें म्यूटेशन ला दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा इनएक्टिव रूप में हो जाए, तो उस वायरस से ही डिराइव जो कि वैक्सीन को डिराइव करें हम। ठीक है, इस वायरस से ही जो कि वैक्सीन बना रहे हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस। ठीक है, तो इसके संबंध में बोला है पहला स्टेटमेंट, यह ओरल पोलियो वैक्सीन में समाविष्ट स्ट्रेन से आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित पोलियो वायरस का एक दुर्लभ स्ट्रेन है। ओके, वही जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया वही चीज़ है कि यह जो कि दुर्लभ स्ट्रेन है जो कि इसमें आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तन किया गया है। सेकेंड कह रहा है यह विश्व में पोलियो वायरस का एकमात्र स्रोत है। ओके, थर्ड कह रहा है यह पोलियो वायरस का एक असाध्य रूप है। ठीक है, आपको 3 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होता है, मतलब जो वायरस के से जो कि वैक्सीन बनता है, वैसा वाला जो ये जो कि ओरल पोलियो वायरस है, इसमें इसको जो कि वायरस को म्यूटेट करके बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो कि यह विश्व में पोलियो वायरस का एकमात्र स्रोत है, जी नहीं। देखो जो विश्व में आप देखोगे वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड पोलियो वायरस को देखोगे तो उसमें टाइप 2 टाइप 3 के भी पोलियो वायरस है, जिनको आप देखोगे पूरी तरह से जो कि विश्व में उन्मूलन हो चुका है, किंतु अभी भी जो है कि टाइप 1 जो है वो अभी शेष है। मतलब टाइप 2 टाइप 3 तो खत्म हो गया, लेकिन टाइप 1 जो आपका रहा है ये पोलियो वायरस, ये अभी भी शेष है। तो वर्ल्ड पोलियो वायरस के विश्व स्तर पर पूर्णतः उन्मूलन के बाद वैक्सीन व्युत्पन्न वायरस जो है कि पोलियो समुदाय में जीवित पोलियो वायरस का एकमात्र स्रोत होगा। कहने का मतलब है कि देखो अभी जो टाइप 1, 2 और 3 जो था, इसमें से 1, 2 तो खत्म हो गया, लेकिन 3 वाला जो कि अभी भी शेष बचा हुआ है। सॉरी, मतलब कि इसमें 2 और 3 तो खत्म हो गया है। एक यहाँ से फिर समझो, देखो पोलियो वायरस जो कि 3 टाइप का था, 1, 2, 3,
ठीक है। अब इसमें देखो 2 और 3 तो विश्व भर में समाप्त हो गए, लेकिन अभी जो टाइप 1 वायरस है वो अभी भी जो कि आपको देखोगे अभी भी बना हुआ है, अभी इसका पूरी तरह से विश्व भर में उन्मूलन नहीं हुआ। जैसे देखो अफगानिस्तान में इसका अभी केस देखा गया है, पाकिस्तान में इसका केस देखा गया है, मतलब मिडिल ईस्ट के संदर्भ में आप देखोगे एशिया में, वहाँ पर आपको इसका केस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अभी तो ये वैक्सीन ख़त्म, ये वाला वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। जब अभी तक ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर जो आपका इसके अलावा जो एक और वायरस है वो ये जिसको हम मॉडिफाई करके ओरल पोलियो के रूप में यूज करते हैं, एक ये वाला वायरस। तो अभी जब ये ख़त्म हुआ तब जाके ये जो कि अंतिम बचेगा। तो अभी तो ये एकमात्र नहीं हुआ, ठीक है। अभी मतलब 2 टाइप के वायरस पोलियो के अभी भी हैं जो कि पोलियो कर रहे हैं। ये तो देखो एक वैक्सीन था, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी जो बच्चे होते हैं उसका इम्यून सिस्टम जो कि कमज़ोर होता है, तो ये जो पोलियो वायरस होता है जो म्यूटेट होता है ये भी जो कि उस पर अटैक कर जाता है। तो इसके भी केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ये अभी एकमात्र नहीं है, इसमें जो कि ये वाला भी वायरस जो कि एक तरह से पोलियो का कॉज वैक्सीन ही जो कि पोलियो का कॉज बनता जा रहा है। तो आपका दूसरा वाला जो कि गलत हो जाएगा, पहला सही है। और तीसरा देखो कह रहा है यह पोलियो वायरस का एक असाध्य रूप है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो कि एक असाध्य रूप है, ये जो कि इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कि रेयर केस में इसको देखा जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये दिखता रहता है। ये जो आपका वो आपका ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो ये भी गलत हो जाता है हमारा। तो हमारा ऑप्शन ए केवल एक सही होता है। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया था, तो आप फिर लेकिन ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गांधीवादी आंदोलन और संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन अधिवेशनों पर विचार कीजिए जिसमें आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया है पहला वाला आपका असहयोग आंदोलन, क्या ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या ये कराची अधिवेशन से संबंधित है। थर्ड भारत छोड़ो आंदोलन, क्या ये कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, डी है 1, 2 और 3। तो देखो जो आपका असहयोग आंदोलन था ये आपका नागपुर अधिवेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कराची अधिवेशन नहीं, ये तो लाहौर अधिवेशन से संबंधित है ना। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो कि कहाँ से संबंधित है, लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। ये हमारा सेकंड वाला गलत हो जाता है। थर्ड देखो भारत छोड़ो आंदोलन कलकत्ता अधिवेशन, जी नहीं, ये तो काफ़ी फेमस है ना, मुंबई से शुरू हुआ था, ठीक है। मुंबई का एक कोई ग्वालियर टैंक ऐसा टैंक करके कुछ जगह था, वहाँ से जो कि इसको शुरू किया गया था। तो ये जो कि आपका कलकत्ता नहीं है, एक गलत हो जाता है। तो जो कि आपका पहला स्टेटमेंट केवल सही है, ऑप्शन ए यानी एक सही, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है अनुक्रियावादी। अनुक्रियावादी देखो पहले हम समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किन्हें अनुक्रियावादी कहा जाता था। ये बात कर रहा है कि अनुक्रियावादी किसे कहा जाता था, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है वह समूह जो समाजवादी और साम्यवादी विचारों से प्रभावित था, ओके। बी कह रहा है वह समूह जो औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करना चाहता, ओके। सी कह रहा है वह समूह जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता था। डी कह रहा है वह समूह जिसने हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जो अनुक्रियावादी थे वो डी और ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अनुक्रियावादी वही लोग थे जिन्होंने जो कि हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का प्रयास प्रस्तुत किया। अब हम समझते हैं कि ये अनुक्रियावादी आया कहाँ से, तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा। चलो बताते हैं, आप इसको समझते हैं कि कैसे ये अनुक्रियावादी आया। देखो जब आपका जब असहयोग आंदोलन 1922 में जो कि चौरी चौरा कांड होता है उसके बाद समाप्त हो जाता है, तो उस समय जो लोग जो कि आज़ादी के लिए तत्पर थे कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जो कि आंदोलन किए हैं और गांधी जी ने इतना आसानी से इसको वापस ले लिया, तो अब क्या किया जाए। अब कांग्रेस के पास क्या रास्ता है। क्या कांग्रेस जो एक काउंसिल में ब्रिटिशर्स बोलती कि हम काउंसिल बना रहे हैं, आप आइए काउंसिल में शामिल होइए और आप भी जो भी विधि निर्माण नीति निर्माण उसमें सहयोग कीजिए। तो क्या हम काउंसिल में जाएं या काउंसिल का बहिष्कार करें, जो अभी तक जो कि कर रहे थे कि काउंसिल का बहिष्कार करें। तो ठीक है, इस आधार पर कांग्रेस जो कि 2 विचारों में बट गई थी। तो देखो एक विचार था परिवर्तनवादी, एक विचार था अपरिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी जो थे वो स्वराज्यवादी थे,
ठीक है। स्वराजवादी क्या कहते थे वो कि परिषदों का बहिष्कार जो हम अभी तक करें उसको रोकना चाहिए, हमें भी जो कि परिषद में जाना चाहिए। इसमें देखो चित्तरंजन दास जी जो कि काफ़ी आगे आएंगे, वो कहते थे कि हमें जो कि मतलब कि जो ब्रिटिशर्स का जो विधानसभा है जो इंडिया में है उसमें जो कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, उसमें जाना चाहिए और अपनी बातों को जो कि विधि पूर्वक जो है कि रखना चाहिए, आज़ादी की मांग करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको देखो ये दो लोग हैं, एक है परिवर्तनवादी, एक है नॉन परिवर्तनवादी। मतलब ये पहला जो परिवर्तनवादी ये कहते हैं कि अब हम विधानसभा का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम विधानसभा में ज्वाइन होंगे। जबकि अपरिवर्तनवादी लोग क्या बोलते हैं, हम विधानसभा का अभी तक बहिष्कार कर रहे थे तो अभी आगे भी बहिष्कार करेंगे, हम विधानसभा ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। अब यही परिवर्तनवादी जो कि आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें था एक अनुक्रियावादी, एक था गैर अनुक्रियावादी। जो यहाँ पे देखो अनुक्रियावादी बोल रहा है, तो अनुक्रियावादी जो था वो क्या बोलता था कि हमें हिंदू हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। जबकि अनुक्रियावादी कहता था कि हम जो कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और अपने बल पे जो कि सुधार विधायी वाला काम करेंगे। ठीक है, मतलब विधान परिषद में रह के सरकार के अगेंस्ट काम करेंगे, ऐसा था। तो यही आपका अनुक्रियावादी में देखो कौन कौन थे, जैसे मदन मोहन मालवीय जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, NC केलकर थे। ये कुछ जो कि अनुक्रियावादी जो कि हिंदू हितों की सुरक्षा रखने के लिए सरकार के साथ जो कि ये कोऑपरेट करने को भी सहमत थे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये अनुक्रियावादी कहाँ से आया। वही एक परिवर्तनवादी थे, एक नॉन परिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी में वही स्वराज वाले थे जिन्होंने कहा कि हमको जो विधानसभा में जाना चाहिए। तो फिर ये आगे जाके बढ़ जाता है, बोलता है कि विधानसभा में जाएंगे और अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करेंगे। जबकि दूसरा बोलता है विधानसभा में जाएंगे पर कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो कि गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 बोला कि ऊपर कुछ गद्यांश दिया गया, आपको बता रहे किस संत का वर्णन करें, वाल्मीकि का, तुलसीदास का, वेद व्यास का या कम्मन का। देखो ये राम के प्रति अपनी भक्ति और हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक के रूप में सुविख्यात वैष्णव संत और कवि थे। तो आपको सीधा यही से स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, हमारे तुलसीदास। आगे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन चारों में तो तुलसीदास ही थे। ठीक है, और आगे देख लो, इन्होंने जो संस्कृत रामायण की अवधि में पुनर्कथन किया था, मतलब जो संस्कृत में रामायण रची गई थी उसको अवधि में भी बताया। ये अकबर के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। जो तुलसीदास थे वो किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, उन्होंने रामलीला आरंभ करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, तुलसीदास के बारे में बात हो रही है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था 3 तरह के सिस्टम था, एक महालवाड़ी था, एक रैयतवाड़ी था, एक स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, तो उसी में ये रैयतवाड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो रैयत मतलब क्या होता था, किसान होता था। ठीक है, इसमें जो कि अंग्रेज जो कि किसानों से डायरेक्ट जो कि कर वसूला करते थे, बीच में कोई ऐसा वो मध्यस्थता या बिचौलिया नहीं था, मतलब साहूकार टाइप का या जमींदार टाइप का व्यवस्था नहीं था। ठीक है, तब इसी के बारे में पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला ए ऑप्शन देखो क्या है, यह प्रारंभ में दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में लागू किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जो कि तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड क्या, इस व्यवस्था के अंतर्गत बंदोबस्त को समय समय पर संशोधित किया जाता था। जी हाँ, इसको देखो 30 वर्षों के लिए लागू कर दिया जाता था, 30 वर्षों के बाद इसमें जो कि संशोधन किया जा सकता था। सी कह रहा है किसको द्वारा राज्य को भू राजस्व का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था। जी नहीं, यहाँ पे कोई मध्यस्थ नहीं होता था। ये मतलब किसान से ही डायरेक्ट जो है कि आपका जो है कि वो लगान ले लिया जाता था, यहाँ पे कोई मध्यस्थ नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो हमसे सही नहीं पूछा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी डी देख रहे थे, यह बंदोबस्त 1820 में सर थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया। जी हाँ, ये भी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, सी वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही यहाँ पे हो जाएगा। और देखो चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, मजदूर संहिता अधिनियम 2019 के संदर्भ में बात करें, करंट का क्वेश्चन आपका है। ठीक है, काफ़ी करंट के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट करा, यह उपबंधित करता है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग मजदूरी सीमा निर्धारित की जा सकती है। ओके। सेकंड का, यह उपबंधित करता है कि एक सामान्य कार्य दिवस से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारी ओवर टाइम, यानी जो ओवर टाइम कर रहा है उसको मजदूरी के अधिकार, मतलब अधिक मजदूरी के अधिकारी होंगे, जो मजदूरी की सामान्य दर से कम दोगुनी होगी। मतलब कि अगर वो दिन में 8 घंटे जो उसका ड्यूटी का टाइम है, अगर 8 घंटे में वो 2000 रुपये पा रहा है, तो रात को अगर फिर 8 घंटे काम करेगा तो उसमें 2000 नहीं, वो अब कितना पाएगा, 4000 काम कर पाएगा, क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है। ठीक है, तो ओवर टाइम का जो मजदूरी का वो दोगुना होगा नॉर्मल टाइम से।
ओके, ये सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मजदूरी की अवधि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या आधार पर निर्धारित की जाएगी। देखो, जब मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 आया है, इसमें क्या बोला गया कि जैसे केंद्र ने एक मजदूरी तय कर दी, मान लो किसी की न्यूनतम मजदूरी 202 रुपये तय कर दी, तब कोई राज्य जो कि इससे कम जो कि किसी मजदूर को मजदूरी नहीं देगा। हाँ, इससे ज़्यादा दे सकता है अगर वो चाहे तो। अगर उसको लगता है कि इससे ज़्यादा देना चाहिए तो वो 202 से ज़्यादा चाहे जितना दे सकता है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग मजदूरी सीमा निर्धारित की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। सेकेंड देखो, जो बोले ओवर टाइम के लिए इसको समान दर से दोगुना मजदूरी मिलेगा, ये भी इस अधिनियम में जो कि प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। और थर्ड देखो, जो बोला यहाँ पे संबंधित राज्य ना, ये राज्य नहीं तय करेगा। दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक या मासिक जो आधार पर उसको वेतन दिया जा रहा है, ये राज्य नहीं निर्धारित करेगा, बल्कि जो इसको नियुक्ता जो है, जो इसको मतलब नियुक्त कर रहा है, वो इसको जो कि डिसाइड, चाहे वो कोई कंपनी हो सकता है, कोई बिचौलिया हो सकता है, चाहे जो भी हो सकता है, तो वो जो कि इसको डिसाइड करेगा कि उसकी मजदूरी दैनिक रूप में दी जाए उसे, या साप्ताहिक रूप में दी जाए, या मासिक रूप में दी जाए। ठीक है, कैश दी जाए, चाहे चेक से दी जाए, चाहे उसके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करें, ये सब कौन तय करेगा, जो नियुक्ता है, जो नियुक्त कर रहा है वो तय करेगा, ना कि राज्य। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या वर्ड प्लेइंग कर दिया हमारे साथ, तो थर्ड गलत है। उसके बाद देखो तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, 1 और 2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हमारा 50 क्वेश्चन यहीं पे हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे अपने 51 क्वेश्चन से। इसका थर्ड पार्ट के साथ शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से जो भी लोग जो कि चैनल से नहीं जुड़े हुए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट अपना देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।